नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में आने वाले गद्यांशों को कैसे सॉल्व करेंगे। जी हां दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, आप उस गद्यांश को पहली बार भी देख रहे होंगे तो उसे सॉल्व कर लेंगे, मैं ये गारंटी के साथ आपको बताता हूँ। तो कैसे सॉल्व करना है पूरा अच्छे से आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो, ये यूपी बोर्ड का पेपर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न में 2 गद्यांश इस पेपर में आए हुए हैं। किसी एक को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो मान लो कि हमें पहला गद्यांश आ रहा है और इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो गद्यांश को सॉल्व करने से पहले देखिए, मेरे पास एक कॉपी है, बोर्ड एग्जाम की ही कॉपी समझ लो, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि ये पहला प्रश्न है, ठीक है, और पहले प्रश्न का पहला ही गद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग खंड बा है ना, तो ऊपर सबसे पहले क्या डालोगे, खंड बा डालोगे। उसके बाद डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो चलिए पहले इतना डाल देते हैं। ऐसे ही आपको अपने पेपर में देखना है कि जो गद्यांश आया हुआ है वो किस प्रश्न में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर पहले प्रश्न में पूछा गया और खंड बा से है, तो यहाँ पर ऊपर सबसे पहले लिख दो खंड बा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलिए पहले देखिए इस तरीके से खंड बा लिख देंगे। उसके बाद अब इसके जस्ट नीचे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ऐसे ही एग्जाम में डालना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 थोड़ा सजावटी तरीके से डालना है ताकि आपको अच्छे अंक मिले, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालने के बाद अब आपको इसके जस्ट नीचे इस तरीके से लाइन खींच देना है, ओके। प्रश्नोत्तर संख्या डल गया। अब जस्ट आपको क्या करना है, पेपर देखना है, यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश यहाँ पर देखो तो, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम आंसर लिख देंगे, ठीक है ना, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के अगर हम डायरेक्ट पहला दूसरा तीसरा नंबर डाल के आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर ये नहीं समझ पाएगा कि आखिर हमने किस गद्यांश को सॉल्व किया है, इसको कि इसको। तो सबसे पहले ये स्पष्ट करने के लिए कि हमने किस गद्यांश को सॉल्व किया है, हम कॉपी में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ईर्ष्या का यही एक तरफ लिखेंगे और भोगनी पड़ती है दूसरी तरफ लिखेंगे और डैश 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 कर देंगे, यानी कि इस गद्यांश का हम संकेत देंगे, ठीक है ना। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, हम पहले गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए एक तरफ लिखेंगे ईर्ष्या का यही, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो 3 शब्द आपको लिखना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं ब्लैक पेन का यूज करूँगा, एग्जाम में आपको भी ब्लैक पेन का यूज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक तरफ लिखना है ईर्ष्या का यही, ठीक है, ईर्ष्या का यही एक तरफ लिखेंगे और जस्ट इसके बाद लास्ट के 2-3 शब्द भोगनी पड़ती है आपको इस तरफ लिखना है, दूसरी तरफ, ठीक है। इस तरीके से देखिए, भोगनी पड़ती है, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है और जेल पेन का यूज नहीं करेंगे। ऐसे लिखने के बाद अब आपको इसमें करना क्या है, इस तरीके से थोड़ा सजावटी तरीके से डैश 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 पटरी की मदद से करना है, तो भाई एकदम सपाट दिखेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसा हो गया, इतना आपको करना है। तो अब एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, पहले गद्यांश को इन्होंने सॉल्व किया है। उसके बाद अब इसके नीचे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, जैसे पहला है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो अब आपको करना क्या है कि सिंपल सा यहाँ पर पहला ऑप्शन डाल देना है, पहला ऑप्शन डाल दीजिए और सीधा सा आप आंसर लिख दीजिए। ना तो आपको गद्यांश उतारना है ना तो कुछ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखा गया है, पूछा गया है, तो सबसे पहले इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप क्या डालेंगे, पाठ का नाम, ठीक है। इस तरीके से काले पेन से लिखेंगे, पाठ का नाम डैश लगा दो और इसके जस्ट नीचे लिख दो लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम। पेन थोड़ा रुक जाता है तो आप लोग देख सकते हो, मैनेज कर लेना, ठीक है, लेखक का नाम। अब ऊपर आप लोग क्या लिख देंगे, पाठ का नाम, जो भी पाठ का नाम है। जैसे यहाँ पर ये जो लिया गया है, ये लिया गया है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। अब इसके लेखक का नाम लिखेंगे, लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। अब इसके बाद देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसे आप लिखेंगे तो। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आप में से कई स्टूडेंट क्या करेंगे, भैया पूरे गद्यांश की व्याख्या लिख देंगे और कहेंगे कि भैया एग्जाम में हमें टाइम कम पड़ गया, इतना ज़्यादा क्वेश्चन थे कि हमें टाइम ही कम पड़ गया, क्योंकि वो लोग समझते नहीं है कि पूछा क्या गया है।
यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी इस गद्यांश में कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जिसके नीचे लाइन खींची गई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस इसमें लाइन खींची गई है, तो जहाँ पर रेखा अंकित की गई है केवल उस वाले अंश की आपको व्याख्या बतानी है, पूरे गद्यांश की नहीं बतानी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि व्याख्या आपको कुछ नहीं आता है, तो व्याख्या बनाना कैसे है, ये चीज़ सबसे पहले आपको बनाने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है दोस्तों कि लेखक कहते हैं। ठीक है, पहले आपको दूसरा ऑप्शन डालना है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन डालने के बाद हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए मैं डालता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने हेडिंग डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब इस हेडिंग के अंतर्गत हम जितने भी रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो तो केवल एक ही रेखांकित अंश है, और जहाँ पर दो रेखांकित अंश रहेंगे वहाँ पर प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या में प्रथमक लिखेंगे और द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या डालकर दूसरे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले की लिखेंगे, जैसे जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है। ईर्ष्या का मतलब होता है एक दूसरे से जलन करना। ठीक है ना, जैसे आजकल एक दूसरे से लोग जलते हैं, अपने पड़ोसी से, खासकर अपने रिश्तेदारों से, और जो अपने भाई लोगों से कई लोग जलते रहते हैं। ठीक है ना, जो उन्नति करता है उससे ज़्यादातर लोग जलते हैं। ठीक है ना, तो ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। और जिस मनुष्य के दिल में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, घर बना लेती है, मतलब ये है कि एक दूसरे से जलन का भाव पैदा हो जाता है, वह उन चीज़ों से कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता जो उसके पास उपलब्ध होती हैं। यानी उसके पास चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि हो, चाहे जितना बड़ा सुख हो, लेकिन वो उससे सुखी नहीं होगा, क्योंकि वह दूसरों के पास उपलब्ध चीज़ों से दुखी होता रहता है और उससे जलता रहता है। ठीक है ना, तो अब इसी को लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि लेखक कहते हैं कि, इतना तो आपको अपने से ऐड करना है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में एक दूसरे से जलन का भाव पैदा हो जाता है वह अपने पास उपस्थित सुखों से सुखी नहीं होता, बल्कि दूसरों के पास उपस्थित सुखों से दुखी होता रहता है। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है, क्योंकि दो दो अंक की चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा आपको टाइम व्यतीत नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मनुष्य के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, तो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि दुष्प्रभाव यही है कि वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं, और दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यही है कि इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर वही है, सेम टू सेम आंसर इसका रहेगा। यानी कि ईर्ष्या का दुष्प्रभाव, या कह लो ईर्ष्या उत्पन्न होने से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, तो दुष्प्रभाव यही पड़ता है कि वह अपने पास उपस्थित सुखों से सुखी नहीं होता, बल्कि दूसरों के पास उपस्थित सुखों से जलता रहता है। ठीक है, बस यही चीज़ इसमें भी लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि ईर्ष्या का दुष्प्रभाव यही है कि यह जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है वह कभी भी अपने सुखों से सुखी नहीं होता, बल्कि दूसरों से जल जल कर अपना जीवन व्यतीत कर देता है या अपना जीवन नष्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप पूरा गद्यांश सॉल्व करेंगे तो कोई भी आपका एक अंक भी नहीं काटेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। इस तरीके से जो है आपको पूरा गद्यांश सॉल्व करना होता है एग्जाम में। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी ऐसी वीडियो रोजाना मिल सके। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।